बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जूठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह बहुत सारी सोचों के साथ, बहुत सारे मेहमानों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज बड़ा जैम पैक्ड हमारा पूरा शो है और इसमें वक्तन फ़वक्तन चेंजेस आएंगे। एक ज़माना वो होता था जब हम 1 घंटे पूरे एक टॉपिक लेकर चलते थे और दूसरे घंटे पूरा ही एक टॉपिक होता था, बट देयर आर सो मेनी चेंजेस। और उस बदलते हुए दौर के साथ, बदलते हुए चेंजेस के साथ बहुत कुछ है जो आप तक पहुँचाना होता है और आज के प्रोग्राम में ऑब्वियसली वो हम करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन एक बहुत छोटी सी सोच आप कह लीजिए, चंद अल्फाज की सोच है लेकिन सोच है बड़ी और उसमें मैसेज बड़ा है। एक औरत जो है एक बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी कोई तावीज़ दे दे, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, रात में बच्चे भूखे सोते हैं और भूख से बहुत रोते हैं, तो आप मुझे कोई तावीज़ दे दें। बाबा जी कुछ लिखते हैं, उनको तावीज़ दे देते हैं। खातून घर चली जाती हैं तो 1-2 दिन बाद उनके घर पे कोई पैसों का थैला छोड़ जाता है। रात गए, उनके शौहर उस पैसों से अपना कारोबार शुरू करते हैं, दुकान पहले ख़रीदते हैं, काम करते हैं, करते चले जाते हैं और पैसों की रेल पहल हो जाती है, बड़े अच्छे हालात हो जाते हैं। एक दिन वो खातून सोचती हैं, तजस्सुस होता है उनको कि मैं देखूं तो सही ज़रा बाबा जी ने लिखा क्या था तावीज़ में। तो वो संदूक खोलती हैं, पुरानी चीज़ों को निकालती हैं तो उसमें से वो तावीज़ निकलता है और तावीज़ जब खोलती हैं तो उसके अंदर लिखा होता है कि जब पैसों की रेल पेल हो जाए तो उस वक्त सारा पैसा तिजोरी में ना रखना, बल्कि किसी ऐसे घर में ज़रूर दे देना जहाँ रात में बच्चों की रोने की आवाज़ आती हो। तो ये एक साइकिल है, ये वो साइकिल है कि जब आपके यहाँ कोई चीज़ वाफिर मिकदार में होती है और आप उसे दूसरों को देते हैं तो उससे मल्टीपल फ़वाइद होते हैं। ना सिर्फ उनके घर का फ़ायदा होता है या उनकी परेशानियाँ या दुश्वारियाँ आसान होती हैं, बल्कि और लोगों के लिए दरवाजे खुलते हैं और आपकी जो नेकी और अच्छाई है वो घूम फिर के वापस आपके पास आ जाती है। तो इसी तरह ये तावीज़ का सिलसिला रहा होगा जहाँ उन्होंने हर दफ़ा ये तावीज़ दिया और हर किसी ने दूसरे की मदद की। तो बात यही है कि वो चीज़ हज़रत अली का कॉल भी है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि जो चीज़ तुम अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि बढ़ जाए उसे बांटना शुरू कर दो। चाहे वो इज़्ज़त है, दौलत है, तालीम है, हिकमत है, जो चाहते हो ना कि मेरे अंदर ये बढ़ जाए या मेरे पास ये बढ़ जाए, उसे बांटना शुरू कर दो। कुदरत का तो कानून ही यही है कि जितना बांटते जाओगे उसका सिला भी हमारा प्यारा रब हमें देता जाएगा और साथ में वो चीज़ वाफिर मिक़दार में हमारे पास आती जाएगी। तो ये सिर्फ सोचने की बातें हैं। सुबह सुबह ऐसी चीज़ें सोचें, सुबह सुबह ऐसी चीज़ों के बारे में ज़रूर अपने कोशिश किया करें कि अपने घर में, अपनी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं इसे इनकलकेट करें, प्रैक्टिस करें, सो दैट हमारा पूरा दिन भी अच्छा गुजरे और ज़िंदगियाँ भी बेहतर हो सकें। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम एनवायरनमेंट पे बात करेंगे। जो हमारे यहाँ सूरत हाल हो रही है, हम कहते हैं बड़ी डस्ट है, बड़ा माहौल ख़राब हो गया है, हवा में किसी किस्म की एलर्जी है, हवा में वायरल है, हवा कुछ ऐसी चली हुई है कि यहाँ वहाँ दर्द हो रहा है। तो ये जो हवा चली हुई है और हवा के अंदर जो हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लाहौर पंजाब इस वक्त बहुत मुतासर हो रहा है, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे किस किस तनाजुर में और किस तरह से, आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अवाम मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर कोई खास तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से कुर्राए अर्ज़ के तमाम जानदार मुतासिर हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से हमारा मुल्क पाकिस्तान हाल ही में शिकार रहा है, जिसके नतीजे में गैर रिवायती मानसून का सामना करना पड़ा। रिकॉर्ड सतह पर बारिशें हुई जिसने सैलाब को जन्म दिया। बलूचिस्तान बिलखुसूस सिंध के देही इलाकों के रिहायशी अब भी हंगामी हालत में हैं, क्योंकि उनसे सर की छत और माश के लिए ज़मीन सब कुछ पानी ने बर्बाद कर दिया। हमारी इज्तिमाई गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मिस्र के शहर शर्मुल शेख में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम होने वाली मौसमियाती तब्दीली की कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान का मजबूत केस पेश किया गया, जहाँ गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती नुकसान के बदले मुआवजा देने के मुआहदे पर इत्तफाक किया गया। मगर इतनी बड़ी खबर हमारी सियासी सूरत हाल की ढेरों खबरों के नीचे दब कर रह गई। पाकिस्तान ने न सिर्फ 3 दहाइयों से ज़ेर इल्तवा बहस को किसी रुख तक पहुँचाया है, बल्कि इस इजलास के एजेंडे में तबाही और इसके खमियाजे से मुतालिक बहस करवाई। फिर इन ममालिक को 33 बरस बाद एक फ़ंड कायम करने पर भी आमादा कर लिया। वहाँ हर कोई इस बड़े फैसले का क्रेडिट पाकिस्तान को दे रहा था, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी थी। दुनिया भर में खबरें नुमाया चलीं, मगर पाकिस्तान में बहुत ही कम लोगों को इल्म है। पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा 1% से कम है, मगर दुनिया का 5वां मुतासिर तरीन मुल्क है और 2040 तक खित्ते में सबसे ज़्यादा
पानी की कमी का शिकार मुल्क बनने की राह पर गामजन है। एक तहकीक के मुताबिक माहौलियाती तनज़्ज़ुली से हर साल पाकिस्तानी मईशत को तकरीबन 500 अरब रुपए का नुकसान होता है और इसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। इस नुकसान में कहत साली से ज़रई ज़मीन में कमी और इसका गैर ज़रई इस्तेमाल, मुनासिब पानी की कमी, सेहत के बढ़ते हुए मसाइल, जंगलात का कटाव, सैलाब और दीगर कुदरती आफात शामिल हैं। हमारी गलतियों की सज़ा आने वाली नस्लें भुगतेंगी और लगता है कि क़यामत की एक शक्ल मौसमियाती नुकसानात की सूरत में नजर आएगी। मामले की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आलमी बढ़ते दर्जे हरारत के बाइस ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, जो समंदर में पानी का इजाफा करके मुख्तलिफ ममालिक में गैर मिसाली सैलाब का सबब भी बनेंगे। दुनिया भर में साल 2000 से अब तक खुश्क साली में 29% का इजाफा हुआ। हर साल 55 मिलियन अफराद इससे मुतासिर होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक खुश्क साली दुनिया की 3/4 आबादी को मुतासिर कर सकती है। इसका मतलब है कि 2050 में आलमी खुराक की तलब को पूरा करने के लिए ज़रई पैदावार में 60% का इजाफा करना पड़ेगा। दुनिया के 47% शहरों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, जो तनाज़ात और लड़ाई को जन्म देगी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2018 के दौरान तमाम कुदरती आफात में से 74% का ताल्लुक पानी से था। फिलहाल 3.6 बिलियन से ज़ायद अफराद को सालाना एक माह पानी तक नाकाफ़ी रसाई हासिल है और ये तादाद 2050 तक बढ़कर 5 अरब से ज़्यादा होने का खदशा है। बर-ए-आज़म अफ्रीका के कई ममालिक बिलखुसूस नाइजीरिया शदीद मुतासिर है, जहाँ हालिया दिनों में आने वाले सैलाब से 36 रियासतों में से 34 रियासतें पानी में डूब गईं और इस पानी ने 1.4 मिलियन अफराद को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में आग लगने के वाक़यात और शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जो आलमी दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का बाइस बन रहा है। आग के नतीजे में इंसानी जानों का नुकसान तो ज्यादा ना हुआ, ताहम ये दुनिया अरबों चरिंदो परिंद से महरूम हो चुकी है। माली नुकसानात अलग हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे सहराई ममालिक में भी शदीद बारिशों ने सड़कों को तालाब बना दिया और ये ममालिक वसाइल मौजूद होने के बावजूद अपने शहरियों को नुकसान या परेशानी से ना बचा सके। बर-ए-आज़म यूरोप में हर साल गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली के बाइस जानवरों की अफजाइश नस्ल में भी वाज़े कमी देखी जा रही है, मगर इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल वबाई अमराज की शक्ल में सामने आ सकती है। आलमी दर्जा हरारत बर्माफ्रॉस्ट को भी पिघला रहा है। बर्माफ्रॉस्ट ऐसी जमीन को कहा जाता है जो 2 या ज्यादा सालों तक मुसलसल 0 दर्जा हरारत से नीचे रहती है, चाहे वो जमीन पर हो या फिर पानी की तह में हो। यूरोपीय मुहक्किकीन ने रूस के साइबेरिया के इलाके में कदीमी मिट्टी की तह परमाफ्रॉस्ट से जमा किए गए कदीम नमूनों की जांच की है, जिसके बाद मुताला भी जारी किया गया। मुताले के मुताबिक साइंसदानों ने 13 नए पैथोजीन्स या वायरस को जिंदा किया है, जिसे उन्होंने ज़ॉम्बी वायरस करार दिया और पाया कि वो कई हजार साल मुंजमद जमीन में फंसे रहने के बावजूद मुतादी रहे। इनमें सबसे पुराना, जिसे पेंडोरा वायरस एडोमा कहा जाता है, जो 48,000 साल पुराना है। साइंसदानों ने तवील अरसे से मुतनब्बे किया है कि माहौल की गर्मी की वजह से परमाफ्रॉस्ट का पिघलना मेथीन जैसे पहले फंसे हुए ग्रीन हाउस गैसों को आज़ाद करके मौसमियाती तब्दीली को मजीद खराब करेगा। कदीम नामालूम वायरस के बाइस पौधों, जानवरों या इंसानी बीमारियों की सूरत हाल बहुत ज्यादा तबाहकुन हो सकती है, क्योंकि ज़माने कदीम में ना तो किसी को सेहत के बारे में इतनी आगाही थी और ना ही जदीदियत थी जिसके जरिए वो अपना बेहतर इलाज पाते। कैंसर समेत कई बीमारियां चंद सालों कबल ही काबिल इलाज हुई हैं। ऐसा न हो कि कोई ऐसा वायरस भी इस मुंजमद जमीन से निकल आए जिसका तोड़ ढूंढते ढूंढते हजारों जानें जाया हो जाए। आने वाले दिनों में खुराक की कमी का तोड़ ये है कि हमें ज़राअत में जितना मुमकिन हो सके इजाफा करना होगा, जो आलमी माहौल को भी बेहतर करेगा। मगर बदकिस्मती है कि हम ज़रई ज़मीनों पर नई तामीरात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब में देखा जा रहा है, जहाँ माहिरीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लम्हा फ़िक्र ये है कि हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि मुबैना तौर पर पंजाब का रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट कई ज़रई ज़मीनों को खा चुका है। दीगर सूबों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। आलमी माहौल को हम जितना नुकसान पहुँचा चुके हैं, उसे तो हमें अब आने वाले सालों में भुगतना है, मगर इसमें मजीद इजाफे को हम रोक सकते हैं। हमें आलूदगी में कमी, पानी का एहतियात से इस्तेमाल और दरख्तों की तादाद में इजाफा करना होगा। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग का इस्तेमाल तर्क करना होगा। कचरा जमा करके आग लगाने की आदत भी खत्म करना होगी। ये चंद काम भी कर लें जो बड़ा फर्क पैदा करने में कामयाब हो सकते हैं। हमें बहैसियत शहरी मौसमियाती तब्दीली को संजीदगी से लेना होगा। बसूरत दीगर ये जहन नशीन कर लें, हम खुद अपने लिए कब्र खोद रहे हैं।
वेलकम बैक। और ये आपने रिपोर्ट इस वक्त देखी, इसमें काफ़ी और भी चीज़ें, अगर हम दोबारा आपको कुछ चीज़ें और शेयर कर सके तो ज़रूर करेंगे। एनवायरनमेंट के हवाले से ओवरऑल हम बात करेंगे, जो इस वक्त हमें चैलेंजेस हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एक फ्रेज़ हमने सुन लिया था और उसके रिपरकशंस आज अब तक हम देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। इस हवाले से ओवरऑल हमसे बात करने के लिए एनवायरनमेंट के और हॉर्टिकल्चर के हवाले से एक बड़ा मुस्तनद नाम है। मुस्लिम रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑल वेल, इन कंट्रोल एज यूजुअल। इन कंट्रोल एज यूजुअल। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, हमें आजकल जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में भी उसके हवाले से बताएंगे, एंड स्पेसिफिकली हम पंजाब को आज फोकस करेंगे लेटर ऑन। तो डॉक्टर साहब उसके हवाले से भी हमें बताएंगे। डॉक्टर राबील नवाज, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सो मुस्लिम रज़ा साहब, जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है, जो रिपोर्ट में भी बताया गया, और जिस तरह हम देखते हैं कि मॉनसून कराची में कैसे ऑड टाइमिंग्स पे, हमारे लिए वो ऑड टाइमिंग्स थे ना, ऑड मंथ्स, ऑड टाइमिंग्स, और फिर जिस तरह से ये माहौलियाती तब्दीली हो रही है, जिसका रिजल्ट फिर कभी सैलाब होता है, कभी जिस तरह स्मोक की बात की जा रही है पंजाब में वो होता है, कभी इस तरह की और चीज़ें होती हैं। तो क्या एनवायरनमेंट को हम सही तरह से स्टडी कर रहे हैं और जांच रहे हैं कि आगे ये कौन कौन से चैलेंजेस हमारे लिए लेकर आएगा? देखो नुसरत, चैलेंजेस तो हमारे बहुत सारे हम उनका सामना करना पड़ रहा है हमें, और हम कर रहे हैं। अब यह है चूँकि एक बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट है बेसिकली, और इसमें अब हमें क्या करना है कि मैक्रो लेवल पे तो दुनिया में काम हो रहे हैं ना इस पर, कि इस वक्त थोड़ा सा मैं ये बता दूँ कि जैसे हमारा जो अंटार्कटिका है और हमारा जो है, इसके बाद यहाँ पर ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा नंबर आता है यहाँ पर हिमालय का जो हमारा सिलसिला है, उसमें जो हमारा नॉर्दर्न एरियाज जो हैं वो सारे बर्फ़ पोश पहाड़ हैं वहाँ पर, और वो ग्लेशियर्स हैं सारे, ठीक है ना। तो वो ग्लेशियर्स जो हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और वो ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है लेकिन बहुत कम है, पूरी दुनिया का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ठीक है ना उस पर। और वो उसको हम किस हद तक रोक सकते हैं, ये एक बड़ा एक मुश्किल अमर है और बड़ा मुश्किल अच्छा, नुकसान क्या है? ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पानी की सूरत में आ जाएंगे, लोग इस्तेमाल सैलाब आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, ज़मीन आपकी काश्तकारी, जो हम लोग एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, और सबसे ज़्यादा मुतासिर वो मुल्क होंगे जो गरीब मुल्क हैं, जो गरीब मुल्क ज़्यादातर जो हैं वो ज़राअत पर इन्हसार करते हैं, और जहाँ पर और बढ़ती हुई आबादी, जैसे हमारा मुल्क भी इसका शिकार है कि हमारे बड़ी आबादी पे कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। और ज़राअत हमारा बेसिक यहाँ पर वो है, उन मुल्कों पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा जो ज़्यादा जो तो ज़राअत से क्या, ग्लेशियर जब पिघल के आएंगे तो वो तो पानी की सूरत में होंगे, पानी की सूरत में आएंगे, तो पानी की आंखें नहीं होती ना, वो पानी ये थोड़ी देखेगा कि नुसरत आपकी फसलें तैयार खड़ी हुई हैं, पानी तो आएगा उसको बहा के ले जाएगा। जैसे मिसाल की सूरत, जैसे आपने पहले कहा, इस वक्त हमारे पाकिस्तान में हुआ कि हर चीज़ जो है ना अननेचुरली हुई, बारिशें तेज़ी बहुत ज़्यादा हो गई, इतना ज़्यादा सैलाब आ गया, और उसकी वजह से जो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वो मुतासिर हुई है बहुत शदीद तरीके से। और जैसे अभी तुमने अपने इंट्रो में कहा, तो वो 2030, बल्कि मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें 2030 में जो है वो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन, वो उसकी इमिशन ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो कुर्रा अर्थ को गर्म कर देती है वो, तो वो 2030 में, या अभी तो हम तो कहते हैं हमारा जो कार्बन इमिशन है 1% है, 2030 में ये 300% बढ़ जाएगा हमारा सिर्फ। हाँ, और उससे जो हमारी प्रोडक्शन पे, जो हमारी ज़राअत की प्रोडक्शन है, जो हमारा बेसिकली जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, वो हमारी ज़राअत है, वो क्या होगा, ग़िज़ाई सूरत हाल का हमें एक्यूट सामना करना पड़ेगा। जी, 2050 में कहा जा रहा है कि 3/4 जो दुनिया का हिस्सा है वहाँ कहत हो सकता है। मैं इसके भी आदाद शुमार बताता हूँ, मतलब ये तो मैं बहुत प्लेटफॉर्म से बताता भी रहता हूँ कि क्योंकि इसका मुतासिर जो है ना, सबसे ज़्यादा मुतासिर क्या हो रहा है, वो हो रहा है एशिया पैसिफिक, और उसके बाद हो रहा है अफ्रीका। तकरीबन 400 मिलियन लोग फ्रॉम एशिया पैसिफिक से, और तकरीबन 600 मिलियन फ्रॉम अफ्रीका से कैन फेस एक्यूट स्टारवेशन, यानी कहत साली का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें करना क्या है ये आपसे मैं जानूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, आजकल मैं 2-3 चीज़ें आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि ये हमारे जैसे ही माहौल चेंज हो रहा है, क्या इसकी वजह से भी ये नए वायरल और नई बीमारियां हमें लगती हैं? और पिछले दिनों मेरी एक दोस्त कह रही थी कि कोई हवा चली हुई है कि जिसकी वजह से हम सबकी कमर में दर्द हो रहा है। जी बिल्कुल, देखें जैसे पहले ही बता दिया मुस्लिम साहब ने कि ये जो आबो हवा है जो हमारी वो ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मिकदार उसमें कम हो जाती है।
तो उस वजह से जोड़ों के दर्द वगैरह बढ़ जाते हैं। अमूमन आपने सुना होगा कि जो भी सर्दी का मौसम आता है तो उसमें जो जोड़ों के दर्द होते हैं क्रॉनिक चल रहे होते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में वो बढ़ जाते हैं। और भी मसले मसाइल हैं, चेस्ट के इन्फेक्शंस हो जाते हैं पेशेंट्स को, स्पेशली जैसे ठंड के मौसम में, या स्मोक में अगर हम बात करें तो स्मोक में जो चेस्ट के इन्फेक्शंस हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए भी हमें जो प्रिकॉशंस वगैरह लेने पड़ेंगे, उनको कम करने की जो है, जाहिर सी बात है कि जो माहौलियात के जो हैं स्पेशलाइज्ड, वो इन चीज़ों पे काम करें, उनको कम करें। हेल्थ का जो है वो यही है कि जो है उसको आप कम करें ताकि जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हो रहे हैं वो सारे जो हैं बेहतर हो सकें। और इस वक्त वहीद गुज्जर हमारे रिपोर्टर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर की जो एनवायरनमेंट की सूरत हाल है इस वक्त उसके बारे में हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वहीद। जी वालेकुम सलाम। जी वहीद, इस वक्त वैसे तो आपके पीछे ऐसे धुंध सा माहौल लग रहा है, क्या इस वक्त एनवायरनमेंट की और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जो कंसर्न्स हैं आपके, वो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। जी देखिए, लाहौर जो है इस वक्त शदीद स्मोक की लपेट में है। फ़ज़ाई आलूदगी जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस वक्त भी अगर मैं बताऊं तो लाहौर जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में उसका शुमार है और मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 343 जो रिकॉर्ड किया गया है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुज़श्ता बरस की अगर बात की जाए तो 250 के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया गया था। तो यानी कहा जा सकता है कि बढ़ती गुजरते टाइम के साथ जो है इसकी जो है उस फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंतज़ामिया की जानिब से बर वक्त इक़दाम ना करना, क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी। अच्छा, ये भी बताइए वहीद कि इससे शहरियों की सेहत पे किस तरह असरात हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं अभी सेहत के? क्योंकि पिछली दफ़ा जो है हमने देखा था, हाँ, आँखों पे भी मसला होता है और भी इसके हवाले से चीज़ें होती हैं, तो वो ज़रा उसकी निशानदही कीजिए। जी देखिए, शहरी जो है वो तो खासे परेशान दिखाई देते हैं। यही वजह है कि मौजूद अदालत की जानिब से भी हुक्म ये जारी किया गया है कि 3 दिन जो है हफ्ते में बच्चों को स्कूल की छुट्टी भी दी गई है। इसी तरह अदालत ने यही देखते हुए कि शहरियों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और हस्पतालों में भी जो है मरीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और डीसी लाहौर को ये हिदायत जारी की हैं कि ताजरों के साथ बैठकर मुज़ाकरात करें और ये इंश्योर करें कि रात को मार्केटें जो है रात को 10 बजे करीब जो है बंद कर दी जाए। यही वजह है कि शहरी मुश्किलात का शिकार है, गला काफ़ी ज़्यादा है, आँखों में जलन। जी वहीद, मुझे ये भी बताइए कि हुकूमत बिल्कुल ये लोगों को तो कह रही है कि कारोबार बंद कर लें या स्कूल में इतने दिन की छुट्टी कर लें। हमारे यहाँ बड़े इदारे भी हैं, एनवायरनमेंट का इदारा मौजूद है, हमारे पास हर सूबे में PDMA मौजूद है, ज़ाहिर है प्रोवेंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसमें एनवायरनमेंट भी आ जाता है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी भी है। तो क्या किसी अथॉरिटी ने, किसी इदारे ने बीच में इंटरवीन किया है कि हाँ जी इसके लिए ये करना ज़रूरी है, तो आइए सर जोड़ के बैठते हैं और ये काम करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हमारे जो अदारे हैं वो काम ठीक से करते नहीं हैं। अगर वो काम करने का कुछ सोच भी लें तो उस वक्त करते हैं जब काम काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका होता है। अदारों के पास सिर्फ 2 ही हल रह जाते हैं, या तो वो कहते हैं जी दुआ करें बारिश हो जाए, या फिर वो ये कह देते हैं जी गैर ज़रूरी तौर पर लोग जो घरों से ना निकलें, या फिर वो उनकी जाने से ये कह दिया जाता है कि पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। अदारे खुद से अगर कुछ करते हैं तो यहाँ पर इस फ़ज़ाई आलूदगी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता था। गुज़श्ता दिनों पे हमने एक रिपोर्ट दी थी कि LWMC, इसी तरह PHA के जो अदारा है, ये क्या करते हैं, कूड़ा को इकट्ठा करते हैं, कूड़ा करकट को इकट्ठा करने के बाद उठाने की बजाय उसको आग लगा देते हैं। तो सरकारी महकमे जो है खुद जो है इस वाले से कोई इक़दाम नहीं कर रहे। सही। वहीद, आप हमारे साथ हैं तो मैं ये 2-3 सवालात अपने मेहमानों से भी पूछूं, वापस आपकी तरफ आते हैं। एक तो ये डॉक्टर साहब कि जो इन्होंने कहा कि आई इन्फेक्शंस होते हैं और गले में इरिटेशन होती है, तो प्लीज़ उन तमाम लोगों को बताइए जो इस दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, देखें असल चीज़ तो ये है कि हमारी जो एयर पॉल्यूशन हो रही है, तो पॉल्यूटेड एयर हमें जिस भी जगह पे लगेगी वहाँ पे मसले मसाइल होंगे। तो उसके स्किन में लगेगी तो स्किन के इश्यूज़ होंगे, आंखों में लगेगी तो आंखों के इश्यूज़ होंगे। अगर वो हम पार्टिकल्स इतने टाइनी होते हैं वो ईजिली हमारी ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर लंग्स में इशूज़ करते हैं, जॉइंट्स में इशूज़ करते हैं। अगर ब्रेन में चले गए तो कन्फ्यूजन या डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो उनका जो बेसिक एम ये है कि जो गाड़ियाँ, जितनी भी हमारी डीजल गाड़ियाँ हैं, उनको हम बैन कर दें। बैन तो ऑलरेडी है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके अलावा जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो रेजिडेंशियल एरियाज से थोड़ी सी दूर हो, ताकि वहाँ की जो, या जैसे कचरा कुंडी उठा के वहीं जला दिया, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक सिस्टम होना चाहिए, सेपरेशन होनी चाहिए,
ताकि जो है ये स्मोक कम से कम हो। अच्छा, और वैसे भी ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। मुस्लिम रज़ा साहब, इन्होंने जिस तरह से बताया उस पर कमेंट कीजिएगा। ऑल्टरनेटिव क्योंकि हमारे यहाँ दिया नहीं जाता, चिंगची बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, तो वो दूसरा क्या करे, नेक्स्ट क्या है, डीजल बंद कर दो तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। एक तो ये बात, दूसरी ये बात, ये जो कचरा जलाने वाली बात है ना, ये तो शहरों में भी है। आप कराची में देख लें और जगहों पे देख लें, साइड में कहीं कचरा जल रहा होगा और उससे कितना ज़्यादा वो काला धुआं निकल रहा होता है। इसमें नुसरत, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप कानून तो बने हुए हैं यहाँ पर, हमें जो फुकदान है वो इम्प्लीमेंटेशन की है, उसके इस कानून पर अमल दरामद की है। अगर हमें इसको हर हालत में बड़ा स्टर्न करना पड़ेगा, हर हालत में, क्योंकि सब मौजूद कवानीन मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं कवानीन मौजूद नहीं है। अब देखो, जहाँ तक कचरे की बात है, कचरा जलाना फसलें जलाई जाती हैं, यू नो दैट, कि वो उस पर जो है ट्रैक्टर का खर्चा ज़्यादा आता है, डीजल का खर्चा ज़्यादा आता है, वो सोचते हैं कि इससे बेहतर है कि नई फसल उगानी है, उनको कल्टीवेशन करनी है, उसको पहले जला देते हैं। उससे जो इमिशन होता है कार्बन का और जो उससे आबो हवा खराब होती है, इसमें बेंजीन है, ज़ाइलिन है, सब निकलती है। तो जमीन नहीं खराब होती होगी आग लगने से? जमीन तो नहीं खराब होती, उसमें हलचल जाता है, जमीन सही हो जाती है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब को इससे मेरी बात को इत्तेफाक करेंगे कि 70% जो है हम एयर से जो पोल्यूशन, हम जो टॉक्सिक्स ले रहे होते हैं वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हम खा रहे होते हैं वो 30% होता है सिर्फ। अब आप ये देखेंगे 70% है वो आपकी आबो हवा है। इसको हर हालत में हमने कर्टेल करना है। जैसे अभी ये बता रहे थे कि लाहौर में जो इस वक्त जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ गया, 339 तक अब पहुंच चुका है। ये तो मॉडरेट होता है, तकरीबन 100 से 150 मॉडरेट होता है मॉडरेट, उसके बाद से फिर ये एक्सट्रीम होना शुरू हो जाता है वो। और इसमें ख़ास तौर पे हमारे वो बच्चे जो हैं जिनके अभी ऑर्गन्स नाजुक होते हैं, आँखें अभी उस स्टेज पे होती हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं। फाइब्रोसिस, डॉक्टर साहब मुझसे वो करेंगे, फाइब्रोसिस एक मर्ज है जो लंग्स को आपको डैमेज कर रहा होता है। ये सारे वो टॉक्सिक्स हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, इन्होंने अंदर जाके रहना है और जहाँ पे भी रहना है और रहना है। हाँ, ये क्या होगा। देखिए अब एक और चीज़ बताऊँ, जो पंजाब में भट्टे वहाँ होते हैं, वहाँ आप पता है यहाँ पे हमारे ब्लॉक मैसनरी होती है ना, वहाँ पर ब्रिक्स होती हैं, तो वो भट्टे में उसको तपाया जाता है, ब्रिक्स पकाया जाता है। अब वो जो भट्टे वो जितने सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं भट्टे वहाँ पर। अब एक टेक्नोलॉजी है विच इज कॉल्ड जिग-जैग टेक्नोलॉजी, तो उस पर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करे कि भाई हर भट्टे को सील कर दो, जिसमें जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे नहीं कर रहा उसको सील करें उसको फौरी तौर पे। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। हम ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात करें और एनवायरनमेंट इतना ह्यूज सब्जेक्ट है कि वो कुछ मिनट्स में मुकम्मल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें से चीदा नुकात हम आपके सामने रखने की कोशिश करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्मॉग की हम बात कर रहे थे जो कि लाहौर में है। डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की ब्रेक में, तो मैं डॉक्टर साहब चाहती हूँ कि उसकी निशानदेही आप ऑन एयर भी करें। देखिए, स्मोक का बेसिक जैसे एक तो हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्मोक से काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हैं। उसमें जैसे मतलब फ़्लाइट्स हमारी मतलब वो हो जाती हैं, डिले हो जाती हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ में हम पहुंचना होता है तो हम नहीं पहुंच पाते, तो वो सारे इम्पेक्ट जो हैं वो स्मोक की वजह से ही हो रहे हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है कि इदारे तहर्रुक लेंगे कुछ ना कुछ, तभी ये चीज़ें कम होंगी। और दूसरी बात, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मेरी गुजारिश है जितने भी उससे जो है स्मोक वाले एरिया में रहते हैं, जैसे स्पेशली लाहौर के लोग या हमारे रिपोर्टर, तो उनको भी जो है स्पेक्टिकल्स लगा के रखने चाहिए, अपनी आइज़ की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, मास्क वगैरह पहन के रखना चाहिए, स्पेशली जब अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में जैसे स्मोक बढ़ जाते हैं तो उस टाइम पे ज़रूर अपना मास्क वगैरह लगा के रखें। और बाकी लोगों से भी यही गुजारिश है कि जो है बचने के लिए कि जो भी कर सकते हैं वो चीज़ें करें, अपने हिसाब से अपने आप को बचाने की कोशिश करें इस चीज़ से, क्योंकि ये मतलब ऐसे नहीं है कि एक्यूटली सब कुछ करेगा, लेकिन अगर क्रॉनिक इसका एक्सपोजर रहता है तो वो उसके फिर काफ़ी जो है ना लाइफ लॉन्ग मसले चलते हैं। उसके लंग्स के इश्यूज़ हो जाते हैं, उनके फाइब्रोसिस हो जाती है, COPD के, इवन कैंसर हो सकता है लंग का। तो जाहिर सी बात है कि हमें प्रिकॉशंस वगैरह उसकी लेनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और वैसे भी मास्क तो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो चुका है,
तो बड़ी कम तादाद है उन लोगों की जो हर वक्त मास्क लगा के रखते हैं, लेकिन ये है कि मास्क, हाँ, बेजार हो गए, लेकिन ये है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको यूज़ करना है। सो आप मुस्लिम रज़ा साहब हमें कुछ बता रहे थे ग्रीन फोर्स के हवाले से, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली जहाँ ये इमिशंस हो रही हैं, डार्क इमिशंस हो रही हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की चीज़ें, वहाँ हमें ग्रीनरी को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है, उसके सामने एक फोर्स लाने की ज़रूरत है। तो व्हाट इज़ दिस ग्रीन फोर्स? दैट इज़, मैं बताऊँ कि देखें नुसरत, हमें ग्रास रूट लेवल से अवेयरनेस देनी है। और ये मैं बता दूं, आज हमारी जो कौम है ना, वो हमारे मशरूम ग्रोथ की हमें एक मिसाल मिलती है कि हमने शुरू में ये तरबियत नहीं दी है। देखें जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पे बच्चों को छोटे लेवल से सिखाते हैं ताकि वो तमाम चीज़ें उनके दिमागों में, जहनों में बैठ जाएं और वो सस्टेनेबल हो जाएं। वो सारी चीज़ें खुद पौधे लगाना सिखा रहे हैं। इसमें मैं ग्रीन फोर्स ये है, हैप्पी होम स्कूल है जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम, आई मस्ट गिव देम क्रेडिट, गजाला निज़ामी हैं, डॉक्टर मलिहा हैं, जिन्होंने सोचा इस बारे में और सोच के उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने बच्चों को एक क्लब यहाँ पे फॉर्म करेंगे स्कूल में। और ये मेरा पैगाम भी है कि जितने स्कूल इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको देखें, अगर हम यह नहीं करेंगे ना तो होगा क्या कि ये बच्चे कुछ ही अरसे में बीमार बन जाएंगे हमारे मुल्क के। और जब वो बीमारों के पास कोई बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी और उनको देखें, तो ये क्लब करता क्या है? ये क्लब ये है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। यहाँ जो बच्चे को हम बेसिक एनवायरनमेंट के मुतालिक बताते हैं, एनवायरनमेंट क्लब के नाम से इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। और ये तमाम ये छोटे जितने प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, इनकी अवेयरनेस हम बच्चों के लेवल पे देते हैं। देखिए बहुत से स्कूल हैं जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ के उनके जो पेरेंट्स हैं वो बेचारे एजुकेटेड नहीं होते, तो ये बच्चे भी उनके लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं जहाँ पे अपने पेरेंट्स को अवेयरनेस देते हैं। ख़ास तौर पर देखें एनवायरनमेंट में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ख़वातीन हैं उनकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, कि अगर वो एजुकेशन नहीं होगी तो उनको हमें बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि वो नावाकिफ़ हैं। और वो एजुकेशन को कहाँ से मिलेगा? उनके बच्चे। कोई एक मसला जिसका ताल्लुक डायरेक्ट ख़वातीन से एनवायरनमेंट को लेकर आप समझते हैं? देखें वो जो हमारी बिल्कुल एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, देखिए मुझे अब कहाँ आ गई है ख़वातीन को कोई आ गई नहीं इसके बारे में, उसका ताल्लुक एनवायरनमेंट से। एग्जैक्टली देखें बढ़ती हुई आबादी जो है वो एक बहुत बड़ा हैजर्ड है एनवायरनमेंट के लिए। जैसे मैंने बताया ना, हमारे एग्रीकल्चर, हमारा एग्रो बेस्ड मुल्क है, तो इसका इम्पैक्ट जितनी क्लाइमेट चेंजेस हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इस पे आएगा। और उसके बाद ख़वातीन जो हैं वो नेचुरली देखिए ग्रोथ हमारे यहाँ एबनॉर्मल ग्रोथ है, आपको बता दूं हमारे मुल्क की। और यहाँ पे कोई अवेयरनेस बारे में नहीं है। जब तक ख़वातीन में एजुकेशन नहीं होगी वो कैसे ये चीज़ें की अवेयरनेस होगी? डॉक्टर साहब, एनीथिंग टुवर्ड्स द लास्ट कंक्लूड करते हुए जो आप कहना चाहें? देखें, प्रिकॉशन इज़ मस्ट थिंग, हमें ज़रूर करनी चाहिए। जो हमारे इदारे हैं हमें अपनी लेवल पे करनी चाहिए, हम अपने आप का करें, जो हमारे सराउंडिंग है उनको ये बात बताएं। लेकिन जो भी हमारे इदारे हैं उनको मास लेवल पे ये चीज़ करनी चाहिए कि प्रिकॉशंस करें, इसके स्मोक से बचाएं। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उनको थोड़ा सा रूल आउट करें कि मतलब कैसे रेजिडेंशियल एरियाज से उनको थोड़ा सा सेपरेट करें, या गाड़ियाँ स्पेशली जो धुआं निकाल रही हैं उनको थोड़ा सा मतलब चेक एंड बैलेंस में रखें ताकि ये चीज़ कम से कम हो। और बाकी जाहिर सी बात है जिसको हार्ड एंड फास्ट निकलना है, घर से मजबूरी है निकलना, तो वो प्रिकॉशंस के साथ निकले ताकि जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं उनसे बचा जा सके। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तशरीफ़ आवरी का। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ अजीब से वाक़यात हैं, अब तो मुझे अजीब सा ही लगता है कहते हुए कि मैं उनको क्या नाम दूँ, खौफज़दा कर देने वाले, बर्बरियत से भरपूर, इंसानियत की तौहीन। लेकिन ये कौन से वाक़यात हैं जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, फुल फ्लेज में इसके बारे में आपको बताऊँगी राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और इस वक्त मैं आपसे जो वाक़यात शेयर कर रही हूँ, इस तरह के वाक़यात हम गुज़िश्ता कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं, उसको विटनेस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता उसमें कुछ भी हो नहीं गया है। यानी खुदा न खास्ता किसी ने कोई अच्छा काम करने की कोशिश नहीं की है, उसे बेहतर करने की कोशिश नहीं की है। मैं इन वाक़यात की बात कर रही हूँ। एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल की अगर आप वेबसाइट पे जाएं और देखें तो आपको गुज़िश्ता 6 महीने में 2200 से ज़ायद
बच्चों के अब्यूज़ के केसेस मिलेंगे, जिसमें से कोई 1200 के करीब लड़कियों का अब्यूज़ है और 1000 कुछ जो है वो लड़कों का अब्यूज़ है। लड़का क्या लड़की क्या, आजकल जो ये रेप केसेस हैं, आजकल ये जो बच्चों के अब्यूज़ के केसेस हैं, मुझसे तो ये अल्फाज अदा नहीं होते, लेकिन ये लोग हैं जो करते चले जा रहे हैं। कल हमने 11-12 साल की बच्ची है उसका केस सुना। 11-12 साल की बच्ची जिसके साथ ज्यादती की है उसके अपने चचा ने, और उसके बाद उसे मार दिया। घर वालों को फ़ोन करके कहा कि इसने खुदकुशी कर ली है। जब वो हॉस्पिटल लेके गए, चेक करवाया तो पता चला जो उसके साथ मामलात हुए हैं। इसी तरह फिर हमने देखा कि पंजाब का एक केस हमें सुनने में आया जहां 17 साल की मुलाजमा और उसके साथ जो मालिक जिनके घर में वो रहती थी, उनके बेटे ने और कुछ और लोगों ने मिलकर ज्यादती की और उसके बाद उसको मार दिया गला दबा के। सो हमारे यहाँ इस तरह की केसेस, ये आज मुझे इस केस के बारे में आपको बताना पड़ रहा है या मैं कभी भी इसके बारे में खबर देती हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम जब से हमने आँख खोली है हम इस तरह के केसेस सुनते रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये केसेस अब तवातुर से हो रहे हैं, बारहा हो रहे हैं। ये किसका फेलियर है? ये हमारी स्टेट का फेलियर है। चाहे जो भी हुकूमत जिस वक्त भी इक़्तिदार में रही है, और मैं बहुत अदब से ये कहना चाहती हूँ कि जुडिशरी भी आज खुद नोटिस लेती है। हमारे यहाँ बड़े बड़े मामलात हुए, पूरी कौम को दहला दिया गया, पूरी कौम हिल के रह गई, रोती रही। ज़ैनब अलर्ट के नाम से हमने एक ऐप भी बना ली, अलर्ट भी कायम कर लिया, बाकी भी कवानीन, हमारे पास कवानीन की भरमार है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहाँ हमारा फेलियर है। वो कौन सा मुल्क था शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे वायरल था कि जहाँ एक छोटे बच्चे के साथ ज़्यादती की गई थी और जो इसमें मुलव्विस लोग थे, जो मुजरिम थे, उनको बीच चौक पे सरेआम लटकाया गया था और उसके बाद 10 साल तक ये वाक़या नहीं हुआ था। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि सज़ा और जज़ा को ज़रूरी बनाया जाए, सज़ा दी जाए, सज़ा के बारे में लोगों को बताया जाए। यहाँ एक केस होता है ज़ैनब का, फिर दूसरा केस होता है हाजरा का, फिर तीसरा केस होता है सना का, फिर चौथा केस होता है किसी बच्चे का। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस, लेकिन हम उसमें कर क्या रहे हैं? हम उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं सिवाय इसके कि हम बीइंग न्यूज़ चैनल आपको खबर दे देते हैं। 4 दिन उस पर ह्यू एंड क्राई होता है, सारी दिन ज़िंदगी का माँ बाप के लिए ये मसला बन जाता है और उसके बाद फिर एक नई खबर आ जाती है जो पुरानी खबर को रिप्लेस कर देती है। एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, और तमाम लिबरल्स के लिए ख़ुसूसी तौर पे, वो लोग जिनको पसंद है कि जी अगर कोई डांस कर रहा है तो इसमें क्या हो गया, अगर कोई और ऐसी चीज़ जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से नहीं होनी चाहिए या हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को लगता है लिबरल को कि इसमें हो गया, इसमें क्या बात है, आपको किस बात का कॉम्प्लेक्स है या आपको किस बात से बुरा लग रहा है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वो चीज़ें जो आपकी ज़ात तक रहें, मंसूब हैं आपकी ज़ात से और आपकी ज़ात तक ही महदूद रहें, तो वो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आपकी ज़ात से मंसूब है लेकिन दुनिया भर में आप उसका प्रचार कर रहे हैं और उस प्रचार के नतीजे में उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है या गलत सोच पनप रही है, तो इसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो आप होश के नाखुन लें, चाहे आप अपने आप को मॉडर्न कहें, एजुकेटेड कहें, लिबरल कहें, लेकिन वो चीज़ें जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हद में आती हैं वो हैं, जो हमारे रूट्स में हैं वो हैं, हमें पसंद आती हैं, नहीं पसंद आती हैं, हम ज़्यादा मॉडर्न हो गए, हम सबको हक देना चाहते हैं। हक सबका है, हक बात से किसी ने किसी को नहीं रोका, लेकिन हक में और फहश में फ़र्क है, हक में और बुराई में फ़र्क है, बुराई की तलकीन करने में फ़र्क है। तो ज़रूरत इस बात की है कि सोशल मीडिया पे आज जो आपका दिल चाहता है वो आप करते हैं, जिस तरह के आपने कपड़े पहनने, जिस तरह के आपने डांस करने, जिस तरह की आपने बाकी चीज़ें करनी है, वो तमाम चीज़ें जो शायद किसी की हॉबी और अक्सर लोग कहते हैं इसमें क्या नुकसान है, लेकिन आपकी सोसाइटी इतने डिफरेंट स्टेजेस में बटी हुई है कि एक सोसाइटी के हिस्से को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कई और हिस्सों पे बहुत मुख्तलिफ और अजीब किस्म की सोच पनप रही है और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक आखिरी बात सिर्फ मुझे ये कहनी है कि हमारे पास मैं ये कहती हूँ कि जब आप जानवरों को देखते हैं ना, तो वो भी अपनी हैसियत और अपने हिसाब से किसी दूसरे जानवर के साथ कोई हरकत होती है। इंसान इतने बदतर हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ वो इस तरह के घिनौने जुर्म करते हैं और कैसे कर लेते हैं और करने के बाद उनको मार देते हैं और उसके बाद उनका दिमाग काम करता है तो उसकी स्टोरी भी बना लेते हैं और बाद में जब कहीं पेश होते हैं तो कहते हैं कि जी दिमागी मरीज़ है। दिमागी मरीज़ है तो इतनी प्लानिंग कैसे कर ली दिमागी मरीज़ ने? क्या पूरा मुआशरा दिमागी मरीज़ होता जा रहा है? क्या ये सच्चे हक के रिश्ते दिमागी मरीज़ होते जा रहे हैं? चचा, मामू और ये कज़न्स जो पाक रिश्ते थे जिनके साथ इंसान सिक्योर फील करता था,
वो भी सब अब दिमागी मरीज होते जा रहे हैं। क्या दिमाग का मर्ज इतना ज़्यादा हावी हो चुका है हम पे, क्या अब वो मर्द औरत को जहाँ कहा जाता है उसकी एक डेफिनेशन है, वहाँ मर्द की डेफिनेशन है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। अगर मर्द की ये डेफिनेशन है और मर्द की ये सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं, तो इस पर बड़े सारे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। बात यह है कि इस वक्त भी वो इदारे जो अपने ऊपर बड़े बड़े टैग लगा के बैठे हैं, हुकूमत वक्त जो कवानीन बना रही है, जो चला रही है, इस चीज़ पर होश के नाखून ले ले, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ इसी सोसाइटी तक और इसी तबके तक और एक जगह तक महदूद नहीं है, ये सबके घरों तक आएगा मामला, और उस वक्त से पहले इसे रोक लीजिए। विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम कुछ एनिमेशन इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में, दुनिया भर में तो इसकी बड़ी वाहवाह हो रही है, बट वी विल टॉक अबाउट इट कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और पाकिस्तान में एनिमेशन इंडस्ट्री के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। एनिमेशन इंडस्ट्री, जो एनिमेटेड मूवीज़ आप देखते हैं या एनिमेशन और भी मुख्तलिफ जगहों पर जब आप टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं या जहाँ कहीं भी आपको मौका मिलता है तो बड़े महजूज़ होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और ये भी पता चलता है कि जी फ़लाँ फ़लाँ कंपनी है जो ये सब करती है। यूजुअली हॉलीवुड की तरफ ज़्यादा निगाहें जाती हैं, बाकी और जगहों पर भी प्रोडक्शंस होती हैं, लेकिन एक हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अरे ये वो वाली। और एनिमेटेड मूवीज़ ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ बच्चे देख रहे हैं, वो इतनी अच्छी लगती हैं कि बड़े भी देख रहे होते हैं। फिर एनिमेशन के हवाले से हमारे पास स्टूडेंट्स के हवाले से या अचीवमेंट्स के हवाले से ख़बरें भी आती रहती हैं, जैसे अताउल्ला ईसा खेलवी साहब की बेटी ने एनिमेशन में जिस तरह से पढ़ाई की और फिर आगे नामी ग्रामी मूवीज़ में काम किया, वो भी हमें पता चलता रहता है। लेकिन अगर एनिमेशन पाकिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट्स की तमन्ना है या शौक़ है या ख्वाहिश है तो उसके क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास क्या कोई डिग्री सिस्टम है, कोई डिप्लोमा है, इस हवाले से कोई तालीम है, या फिर हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है कि एनिमेशन बिल्कुल नहीं होती। हमारे यहाँ एनिमेशन होती है, हमारे यहाँ सीरीज़ भी बनती हैं, हमारे यहाँ बाकी चीज़ें भी हो रही होती हैं। तो वो एनिमेशन कौन कर रहा होता है और किस तरह से हो रही होती है? ये एक बाकायदा इंडस्ट्री हो सकती है या है एक्चुअली, और हमें पता नहीं है। इस पर हम ओवरऑल बात करेंगे। हमारे साथ सना तौसीफ मौजूद हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं, फिल्म मेकर हैं, फ्रीलांस कॉलमिस्ट हैं और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। और सना का आज ही कॉलम आया है जो इन्होंने मेंटल हेल्थ के हवाले से लिखा है, और उसके अलावा एज़ प्रोड्यूसर, जैसे मैंने आपको बताया, जो एनिमेटेड मूवी इन्होंने प्रोड्यूस की उसका नाम टिकटॉक है, और उसके अलावा इन्होंने एक ISPR की डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की जिसका नाम रिटर्निंग होम है। सना, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आई नो काफ़ी सारे क्रेडेंशियल्स हैं आपके और काफ़ी अच्छा सफ़र आपका रहा होगा, लेकिन अगर सिर्फ उसी की बात करती रही तो हमारे पास प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। सो पहले तो ये कि आपने पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड मूवी टिकटॉक बनाई थी? पहली all made in Pakistan. All made in Pakistan. Completely. From the point of conception to execution. It was completely made in Pakistan. तो ये क्या मकसद था इसका? ये टिकटॉक जो है ये वो टिकटॉक है? नहीं, ये टाइम ट्रैवल के ऊपर हमारी पहला हमने वो का एक्सपेरिमेंट किया था कि यहाँ पे किसी ने टाइम ट्रैवल के ऊपर कुछ नहीं किया, तो इट वाज अ साई-फाई फिल्म, बच्चों के लिए बनाई थी, जिसमें दो मेन के हमारे कैरेक्टर्स थे। दे गो बैक इन टाइम और वहाँ पे दिखा भी रहे हैं हम कुछ गो बैक इन टाइम और वहाँ पे फिर दे मीट योर नेशनल हीरोज। अनफॉर्चुनेटली नुसरत, हमारे यहाँ उस टाइम पे हम लोग ये सोच रहे थे, द आइडिया ऑफ टिकटॉक वाज कि हमारे यहाँ हमारे नेशनल हीरोज़ को हम हाईलाइट नहीं करते, हम आइडेंटिफाई नहीं करते और हम रिलेट नहीं करते उनसे। तो दैट वाज द मेन आइडिया, जिसकी वजह से जो स्क्रिप्ट उसका हमने फॉर्मुलेट किया। और ये कौन से ईयर में था? दिस वाज इन 2018। अच्छा, 2018। तो उसकी बज़, जितना मैं इस वक्त क्लिप्स में देख रही हूँ, और बच्चों का तो वैसे ही हमारे पास बड़ा कम कंटेंट होता है और लोग बड़ा उसको देखना चाहते हैं, तो इसकी बज़ उस तरह क्रिएट हो पाई थी? नुसरत, 2018 वाज फॉर्चुनेट ईयर फॉर एनिमेशन इन पाकिस्तान। ये वो साल था जब आपकी 4 एनिमेटेड फिल्म्स एक साल में रिलीज हुई, एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो वर्क डन। बहुत कम लोगों ने किया, देयर आर पीपल हु आर स्टिल डूइंग इट फॉर द कमर्शियल इंडस्ट्री,
बट काफ़ी फिर एक वो पेस ना स्लो डाउन हो गई। एक तो अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, आपको पता है right. कोविड ने हर इंडस्ट्री को हिट किया, तो एनिमेशन ऑल्सो ऑब्वियसली गॉट द हिट। अच्छा ये बताइए, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ और इसमें मुझे फातिमा जिन्ना की भी झलक नजर आई है। फातिमा जिन्ना थी, इसमें कायदे आजम थे। ओके, एंड तो इसमें ये YouTube पे अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। ये TikTok हम के नाम से? जी बिल्कुल, टिकटॉक के नाम से ही है। जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल था उनके यूट्यूब पेज पे भी है। इट्स ऑल देयर। इट्स ऑल देयर। yeah, अभी it's भी all आप देखना चाहें तो आप इसे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते अच्छा, इसमें सारी, आपने कहा कि ये सारी एनिमेशन पाकिस्तान में हुई है, 100%। तो आपके पास जो लोग थे जो एनिमेशन कर रहे थे और इसकी जितने और इफेक्ट्स और दीगर चीज़ें होती हैं, तो वो कहीं बाहर से पढ़ कर आए थे या उन्होंने कोई डिग्री हासिल की थी? हाल क्या है हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री का और एनिमेटर्स का? सेल्फ टॉट, सेल्फ टॉट। ओह, फॉर्चुनेटली मैं ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरह हमारे कहते हैं ना कि हमारे क्रिकेटर्स का कोई वो नहीं है, वी आर नेचुरल एट प्लेइंग क्रिकेट, इसी तरह वी आर वेरी टैलेंटेड नेशन ऑनेस्टली स्पीकिंग। कि जो बच्चे यंग आ रहे हैं वो मोस्टली खुद से सीख के यूट्यूब से बहुत से ट्यूटोरियल्स ले रहे होते हैं, अपने मेंटोर से सीख रहे होते हैं। जो सीनियर्स जिन्होंने कर लिया है ये काम मोस्टली आर सेल्फ टॉट पीपल। तो उनका यही है कि जिस तरीके से उन्होंने सीखा है इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर आपको पता है कहाँ नहीं होता। दैट इज़ हाउ दे लर्न एंड दैट इज़ हाउ दे आर ग्रोइंग। तो ये आपका कितने अरसे में ये मूवी बनी और कैसा आपका ये सफ़र रहा? यहाँ ग्लिचेस थे, स्पीड ब्रेकर्स थे? यू कैन नॉट इमेजिन ऑनेस्टली कि कितना ये टर्बुलेंट सफ़र मैं इसको कहती हूँ रहा था। वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। आई नेवर रिग्रेट मेकिंग दिस फिल्म, ऑब्वियसली बिकॉज हर फिल्म मेकर के लिए उसकी फिल्म जो होती है ना, इट्स लाइक योर ओन बेबी। तो यू नेवर रिग्रेट डूइंग दैट, बट ऑब्वियसली जितना जहाँ पे आपको जिस किस्म की सपोर्ट चाहिए होती, एनिमेशन इज़ नॉट चीप। मैंने हर फोरम पे जाके ये बात की है, एनिमेशन इज़ नॉट चीप। वी एज पाकिस्तानीज इट्स समथिंग न्यू फॉर अस, बट वी नीड टू रियलाइज दैट ऑल्सो। जितने में आप एक एनिमेटेड फिल्म बनाएंगे ना, प्रॉब्ली उसमें आप एवरेज बजट की 3 फिल्में निकाल सकते हैं आराम से। तो इट्स नॉट चीप, इट्स नॉट चीप एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो ये ऑब्वियसली एंड इट्स टाइम टेकिंग, बिकॉज नॉर्मल शूट की तरह आपको पता है कि आपने गए जी, कैमरा लगाया, लाइटें लगाई हैं, यू नो यू जस्ट शॉट द होल सीन और आके आपने एडिट पे चढ़ा दिया। बट इन एनिमेशन यू इसके तो अपने फ्रेम्स और अपनी चीजें, एवरीथिंग यू क्रिएट एवरीथिंग, यू क्रिएट द एनवायरनमेंट्स ऑल्सो। इफ वी आर सिटिंग हियर, ये चीज़ भी क्रिएट हुई भी होगी, हर चीज़ की एक वो अच्छा होती हमारे है। पास ये भी है जहाँ पर हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं और चीज़ें हम खुद से सीखते हैं, समझते हैं और करते हैं। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हर कोई कहता है कि मुझे ये काम आता है, जिससे थोड़ा बहुत भी आता है, और वो आपके लिए तब मुश्किल हो जाता है जब आप एक काम की सीरियसनेस पे पहुंच जाते हैं और यू आर इन द मिडल ऑफ इट एंड देन यू रियलाइज कि उसकी एक्सपर्टीज वो नहीं है जो होनी चाहिए। एक्सपर्टीज भी नहीं है और उसकी लॉयल्टीज भी नहीं है। इसमें हम वापस आते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। याया साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, सना को मेरा बहुत सलाम हो। देखें बात यह है कि मेरी नज़र में हमारे यहाँ तो शायद इस पे कुछ काम नहीं हो रहा, एनिमेशन पे और विजुअल इफेक्ट्स पे इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा, क्योंकि हम बड़े टिपिकल ड्रामे बनाते हैं, टिपिकल फिल्में बनाती हैं। हम अगर जब तक नए सब्जेक्ट, नई चीजें नहीं लेके आएंगे ना, तो इसमें काम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये रिवायती चीजों से हटके दुनिया आगे बढ़ चुकी है। बहुत सारी चीजें जो है एडवांस हो चुकी हैं। एनिमेशन पे तो इतना बड़ा काम हो रहा है और जाहिर बात है उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा किरदार है। अब मसला ये कि जब तक मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट चेंज यू विल वांट, कि अगर आप देखें क्यों हमारे यहाँ जब तक सब्जेक्ट नहीं चेंज होंगे ना, तो एनिमेशन इतनी चलेगी नहीं। क्यों हमें टिपिकल बच्चों के लिए इतना प्रोग्राम नहीं बन रहे, बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा, इतना एक टिपिकल काम हो रहा है, टिपिकल हो रहा है। व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमें रिवायत से हट के क्या चीज करनी चाहिए जो हम इस टेक्नोलॉजी और इसमें प्रॉपर हमें इंस्टीट्यूट्स बनाएं, हम पढ़ाएं इसके बारे में। लेकिन अगर जो बच्चे पढ़ के भी निकल रहे हैं वो कहीं, मुझे नहीं लग रहा कि उनको बेचारों को कहीं चांस मिल रहा है इसके बारे में। तो पढ़ ही नहीं रहे याया साहब, ये तो कोई ऐसा कोर्स हमारे पास डिराइव ही नहीं हुआ ना। अगर जैसे मीडिया के बारे में पढ़ना है, कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो कहीं ना कहीं जिक्र तो होता है, लेकिन मसला है कि वो जब आपके पास स्कोप नहीं होगा, व्हाई शुड यू लर्न दैट? इस पे आपके सवाल में बहुत सारे सवाल आते हैं, एक एक करके हम सना से पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक तो ये सना कि मुझे ये भी महसूस होता है कि जब आप इस तरह का प्रोडक्ट बना लेते हैं, आपकी तरह और लोग भी चाहते होंगे कि हम ये बनाएं और बच्चों के लिए कंटेंट बनाया जाए,
तो हमारी मार्केट कितनी फीजिबल है इस हवाले से, क्योंकि अब हमारे यहाँ पैसा भी तो किस पे लगाया जा रहा है, किस पे नहीं, एडवर्टाइजर्स होंगे, फाइनेंसर्स होंगे या नहीं? अनफॉर्चुनेटली नुसरत, ये हमारा बहुत बड़ा डायलेमा है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, कि हमारी प्रायोरिटीज़ ही डिफाइंड नहीं है हमारे लिए. इट्स अ डायलेमा. आई कॉल इट अ डायलेमा बिकॉज आप देख रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी वन, बट जिस किस्म का कंटेंट हम ड्रामाज में देख रहे होते हैं, और जिस किस्म की अंधी स्पॉन्सरशिप उनको मिल रही होती, अंधी सपोर्ट उनको मिल रही होती, नॉट जस्ट फ्रॉम द चैनल्स बट फ्रॉम द स्पॉन्सर्स ऑल्सो, द पीपल हु आर रनिंग द बिजनेस इंडस्ट्री, द मीडिया इंडस्ट्री. तो दैट इज इनसेन. बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग समथिंग फॉर द किड्स, बच्चों, आपके बच्चों के लिए ये, और ये दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस. आने में जब ये टिकटॉक बना रही थी तो इसको हमने काफ़ी टाइम बाद डिसाइड किया था टू मेक इट इनटू अ कमर्शियल फिल्म. पहले वी वर मेकिंग इट इनटू अ सीरीज ऑफ 13 एपिसोड्स जो हम चाह रहे थे टीवी पे लॉन्च करें, बच्चों के लिए उसको चलाया जाए. बट यू वोंट बिलीव कि उसको प्राइम टाइम देने को कोई चैनल तैयार नहीं था. अच्छा, क्या टाइम देना चाह रहे थे? वो उसको या तो सुबह 7 बजे का स्लॉट देना चाह रहे थे, एंड देयर वाज नो स्पॉन्सर कमिंग ऑन बोर्ड टू सपोर्ट द टाइम इवन. तो ये एक आपको एक डिस्करेजमेंट आ जाती है ना कि यू नो यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, यू आर मेकिंग समथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो चलेगी नहीं, या हमने अगर उसको सिर्फ यूट्यूब पे ही चलाना है. अब तो खैर आपको पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया है कि डिजिटल मीडिया इज टेकिंग ओवर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दीज डेज. अब इजी हो गया है कि आप इसको एग्जिबिट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को. इस बात को हम मजीद बढ़ाएंगे, एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं. वेलकम बैक. और हम एनिमेशन इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट एस्पेक्ट से ज़रूरी है. एक तो हमारे यहाँ ऐसा कंटेंट बनना चाहिए, जब पूरी दुनिया में कोई चीज़ बनती है और हमारे यहाँ बड़ी पसंद की जाती है, बड़े पर्दे पर लगाई जाती है, तो हमारे यहाँ होम प्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकती. दूसरा ये कि हमारे यहाँ स्पॉन्सर्स और दीगर लोग जो बहुत से कह लेने दीजिए मुझे कि वो वाले कंटेंट पे पैसे लगाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है या जिससे कोई ख़ास कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होता, तो थोड़े से पैसे यहाँ भी लगाए जा सकते हैं. अच्छे काम पे भी लगाए जा सकते हैं, बच्चों के कंटेंट पे भी लगाए जा सकते हैं. हम ये कहते रहते हैं कि बच्चे आगे आने वाला मेमार हैं, तो उस मेमार की कंस्ट्रक्शन पे हम कर क्या रहे हैं? बाहर वो नहीं जा सकते, गेम वो नहीं, उस तरह से स्पोर्ट्स वो नहीं खेल सकते, बहुत सी चीज़ों का एक्सपोजर वो हासिल नहीं कर सकते. तो जो वक्त में अवेलेबल है एनिमेशंस, वो ही क्यों नहीं हम उनको दिखा देते उनके तरीके से. हमारे साथ सना तौसीफ मौजूद हैं, जिस हवाले से हमसे बात कर रही हैं. प्रोड्यूसर एंड फिल्म मेकर हैं, कॉलमिस्ट हैं, और हमारे साथ इस वक्त अभी हमें ज्वाइन किया है VFX डायरेक्टर हैं हैदर शेख साहब. अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताओ. और आपने पीछे ना देखो और यलगार रीसेंट वर्क में, वैसे तो ये कंटिन्यूटी में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, बहुत से ड्रामा में, बहुत सी फिल्मों में काम करते रहे हैं जो इनकी फील्ड स्पेसिफिक वर्क है, लेकिन रिसेंटली इन्होंने यलगार में और पीछे ना देखो में ख्वाब टूट जाते हैं. ख्वाब टूट जाते हैं, इसमें VFX वर्क किया है, राइट? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक. तो हम ऑलरेडी इस हवाले से बात कर ही रहे थे. कब से आपने करियर का स्टार्ट किया और VFX का सोच के किया? कहाँ से तालीम हासिल की, कैसे सीखा? अब तो आपका अपना प्रोडक्शन हाउस है, आप बड़ा अच्छे तरीके से काम लेकर चल रहे हैं. जी, लॉन्ग स्टोरी, फिल्म्स और टीवीज़, स्पाइडरमैन, मार्वल मूवीज़ हम लोग देखते थे, तो शौक़ हुआ कि यार ये चीज़ें बनती कैसे हैं. तो उस वक्त इतने इदारे नहीं थे, इस तरह से कोर्सेज़ नहीं होते थे, काफ़ी पहले से शुरू किया, 2005-06 ले लें आप. तो देन फिर आगे जाते खुद सेल्फ स्टडी की, आगे पीछे से देखा. फिर कुछ एनिमेशन इदारे थे यहाँ पे जो प्रोडक्शन हाउसेस थे, वहाँ पे स्टडी किया, इंटर्नशिप पे किया, काम किया, सीखा. टाइम ज़्यादा लगाया क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, टाइम बहुत देना पड़ता था. तो आपका फोकस मेंटेन था कि मुझे ये करना है और इससे क्या फ़ायदे होंगे, या बस आप रैंडम किए चले जा रहे थे? किए जा रहा था, शौक भी था, लेकिन क्या उस वक्त चीज़ें, इतना तो आइडिया था, जब फिल्म्स बनती थी, चीज़ें होती थी हॉलीवुड की और उसकी, तो उसमें इस तरह के काम नज़र आते थे. तो आगे आने वाले वक्तों में ऐसा लगता था कि ये आगे जो है बहुत ग्रो करेगा, तो मैं उस तरफ चला गया.
तो पेरेंट्स का और उसका काफ़ी हाँ, प्रेशर पहले था। बड़ा मसला भी होता है, ये वाला मसला ज्यादा होता है कि इसकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, करोगे क्या आगे? क्या तो ये समझाना भी इस फील्ड को बड़ा मुश्किल होता है, अभी भी मुश्किल होता है कि आप क्या करते हो। तो वो क्योंकि नॉर्मली तो नहीं ये फील्ड लोग ज़्यादातर देखते हैं इस साइड पर, तो वो बड़ा मुश्किल होता था, डिफ़िकल्ट होता था। बट मेरी जो फैमिली थी वो मीडिया बैकग्राउंड से थी, तो वो फिर भाई वगैरह चीज़ें, भाई एक्टर थे, चीज़ें सारी चीज़ें थी, तो वो समझ गए कि यार किस तरफ कहाँ जा रही है। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि क्या करियर है इसमें, क्या करेगा, क्या होगा, ग्राफिक्स कोई वैसे हमारे यहाँ इसकी कोई तालीम है, कोई डिप्लोमा है, कोई कोर्स है? शॉर्ट कोर्सेज तो यकीनन होंगे, शॉर्ट कोर्सेज के नाम पे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ हो जाती हैं, लेकिन एक्चुअली कोई ऐसा कोर्स जो इसमें असिस्ट कर सके आपकी एक्सपर्टीज़ को? जी हैं, काफ़ी मतलब इदारे एक दो मौजूद हैं यहाँ पर। बट ये है कि पहले तो स्टार्ट ये लेना होता है आपको, अगर पता हो या आपको लग रहा हो कि मुझे करना है, तो अभी तो प्लेटफॉर्म हमारे पास यूट्यूब है, ऑनलाइन हमारे पास ट्रेनिंग कोर्सेज मौजूद हैं जो कि आप बाय करके और ख़रीद के सब्सक्रिप्शंस उधर से सीख सकते हैं। पहले ऑप्शंस मौजूद नहीं थे, तो पहले कुछ लोग थे जो यहाँ पे बड़े बड़े एनिमेटर्स थे, जैसे हमारे बड़े इदारे थे, वहाँ पे जाके आपने इंटर्नशिप पे जाके ट्रेनिंग लेनी होती थी और टाइम लगाना पड़ता था। तो वहाँ से आप कुछ टूल सीख गए, कुछ अपना आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके बाद एक चीज़ बाहर आती। तो सेल्फ लर्निंग ज़्यादा इसमें जो है ना मैटर। उसके बाद आजकल ऐसा है कि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे आ गए जिससे आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, और काफ़ी अभी अपॉर्चुनिटीज़ खुलना शुरू हुई हैं। तो ये अभी जब सना से हम बात कर रहे थे, चलें ये तो एक पार्ट हो गया जी। दूसरा पार्ट ये है कि जिस तरह सना ने एक फिल्म प्रोड्यूस कर दी और कुछ और फिल्में जिसमें ये सारे काम, इन्होंने तो खालिसतन एनिमेशन के हवाले से काम किया, लेकिन आपका ये VFX का काम, क्या इसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हमारे पास होती है, ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि यहाँ पर आपको इंगेज करते रहें बार बार काम में? अभी रिसेंटली आई थिंक मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ पे मतलब अवेयरनेस इस तरह से हुई है कि ऐड होना चाहिए, बट इतनी नहीं है, बिकॉज काफ़ी टाइम से खैर बाहर तो यूज़ हो ही रहा है, बट यहाँ पर जो है उसके बजट, जिस तरह आपने कहा कि बजट का मसला, इन सारी चीज़ों का मसला अवेयर नहीं है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का भी आई थिंक बहुत बड़ा इशू है जी, कि आपके यहाँ जो टेक्नोलॉजी लैक करती है ना, वो वी आर डेकेड्स बैक इस मामले में, कि देयर इज़ अ लॉट टू बी डन। और जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, आईटी इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में बूम आया है, एंड वेयर आर वी स्टैंडिंग? हमने सिर्फ BCS किया है। एब्सोल्युटली। याद है आपको वो वाला दौर जब हम भी पढ़ते होते थे उस वक्त? ये क्योंकि मुझे वो एयर से याद है कि उस वक्त हर दूसरा शख्स जिससे पूछो वो BCS कह रहा था। अब तो उसमें चेंजेस आ गए, BS। मगर आप ये देखें ना नुसरत, वो भी BCS करने वाला क्राउड गया कहाँ? वो सबने MBA किया फिर। Where did they go? अगर यहाँ रहे हैं तो MBA किया, या they went abroad to find better opportunities। तो अनफॉर्चुनेटली असल जो क्रक्स आता है ना, वो अपॉर्चुनिटी का आता है। What are we giving here? हम क्या यूथ को देने जा रहे हैं? क्या कोई उम्मीद भी दे रहे हैं हम आगे उनको कि ठीक है, यू कम इनटू दिस इंडस्ट्री, व्हाट विल दे गेट एट द एंड ऑफ द डे? तो मेकिंग अ करियर। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं ना, कि अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा रात गए हो जाता है और हम सुबह उठते हैं और हमारे यहाँ IT में लोग काम करना शुरू हो जाते हैं, ये कैसी अपॉर्चुनिटी और कैसी जॉब है? हाईली पेड प्रोफेशन है? आप देखें ग्लोबली, यस ऑफ कोर्स इट इज़। स्किल्ड लेबर में आप आ जाते हैं ना, तो यू नो इट्स अ स्किल। एंड हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अगेन देयर इज़ दिस वन थिंग, जो हम शॉर्टकट्स की बात करते हैं ना, आई कॉल दीज शॉर्ट कोर्सेज ऑल्सो अ शॉर्टकट। यस, यू डोंट गेट to do a diploma and enter a professional field. You should learn it proper। उसके ऊपर आप ग्रेजुएशन करें, मास्टर्स करें, डिग्री होनी चाहिए। स्किल सेट आपका डिफाइन और रिफाइन उसी से होता है। और डू वी हैव एनी एक्टिंग स्कूल्स हियर? हैं थोड़े बहुत, बट नहीं। हमारे पास फिल्म मेकिंग स्कूल्स हैं यहाँ पे? नहीं, सॉरी टू से। अच्छा, फिल्म मेकिंग कोई बाहर से पढ़कर भी आ जाता है तो यहाँ आके उसका लेवल सोच का डिफरेंट होता है। आपको जिस तरह की HR यहाँ से मिलती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि उस HR की गलती नहीं है, लेकिन जाहिर है वो जिस माहौल में है और जिस तरह पढ़ रहे हैं वो एक डिफरेंट तरीका कार है। क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया साइंसेस में भी जो अब डिग्री दी जा रही है, वो भी माजरत के साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्चुअल प्रैक्टिकल मीडिया से डिफरेंट हैं और उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए।
तो और कितने ही लोग उसमें पास आउट होते हैं और कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, वो जाके कुछ और कर रहे होते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री के ये वाले जो इश्यूज़ हैं, ये जिस तरह आपने कोई 2005 में सोचा कि मैं ये करता जाता हूँ और आगे इसका फ्यूचर है, तो 2022 में आपका फ्यूचर तो चलें सेव हो गया, लेकिन आज अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है तो उसका फ्यूचर क्या मुल्क से बाहर जाने में ही बनेगा या यहाँ भी बन सकता है? बहुत डिफ़िकल्ट है वैसे, क्योंकि यहाँ पर जो आप स्टडी कर रहे हो, जो आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, मोस्टली हमारे यहाँ लोग तो खैर यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं सो कॉल्ड वो बाहर भी चले जाते हैं, जबकि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे टेक्नोलॉजी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, हमारे पास सिस्टम्स मौजूद है, मशीन मौजूद है, बट एक ट्रस्ट का भी एक मसला है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें इतनी आम नहीं है तो लोगों को लगता है नहीं यार ये उस लेवल तक नहीं ले जा सकते, जबकि यहाँ काम होना शुरू हो गया है, काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, जैसे आपने अभी एनिमेटर्स की बात की और सारे डिफरेंट लोगों की बात की कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो अपनी टीम बना के काम करना चाहते हैं, बट यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते। तो एक तो सेम यही वाला मसला यहाँ पे है। दूसरा ये कि हाँ ऐसा है कि बाहर जाना पड़ जाता है, अब्रॉड जाना पड़ जाता है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे वो स्कोप नहीं है इतना आपके पास कि यार आप उसको आगे बढ़ा सकें या काम कर सकें, बहुत कम है तो जो क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी एफर्ट आप डाल रहे हैं, जो आप एक चीज़ लेके चलते हैं, कैलकुलेट करके लेके चलते हैं, उस हिसाब से कॉस्ट नहीं मिलती। तो फिर कहीं ना कहीं बंदा, क्योंकि ये काम भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये बहुत डिफरेंट वर्क है एनिमेशन का और पोस्ट एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स का, तो वो टाइम टेकन भी बहुत होता है, फिर वो बंदा कहीं ना कहीं थोड़ा डीमोटिवेट होना शुरू हो जाता है। सही। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, अगर बीइंग पेरेंट आपका कोई सवाल है, आपका बच्चा इस तरफ गामजन है या उसका रुझान है फिल्म मेकिंग की तरफ है, ग्राफिक्स की तरफ है, वीएफएक्स की तरफ है, एनिमेशन की तरफ है, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं या आप खुद चाहते हैं इस बारे में बात करना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और सना तौसीफ़ और हैदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करें एनिमेशन इंडस्ट्री पाकिस्तान में, जो कि टॉपिक ये वो टॉपिक्स हैं जो हम अपने शो में डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके बारे में वैसे बात ही नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमेशा हम अपने फोरम से उस पर बात करते रहें, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करते रहें, लोगों को ये बताते रहें कि दैट्स द फ्यूचर। अगर आप चाहते हैं, हमारे यहाँ बड़े टेक्निकल बच्चे हैं, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे इतने टेक्निकल हैं और उनको बस मौका मिलने की देर है और उनके आपको टैलेंट नज़र आ जाता है। तो अगर थोड़ी सी सपोर्ट हो, थोड़ा सा हमारे यहाँ सिंक्रोनाइज्ड हो सिस्टम, तो ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। अब जिस तरह आपने बात की कि एनिमेशंस यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हैं, दैट्स द न्यूज़। No, it's been happening for quite some time now. ये क्योंकि है ये कि यहाँ पे जो क्वालिटी आप अपनी इंडस्ट्री के लिए नहीं डिलीवर करते, वो आपको पता नहीं है, वहाँ बाहर आप डिज्नी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत से उनके फ्रेम्स ऐसे हैं जो यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ये एक्चुअली हो रहा है डिज्नी के लिए? एब्सोल्युटली। ओके, आई डोंट वांट टू नेम द फिल्म्स एंड द कंपनीज हियर, बट ये कि या दे आर हैपनिंग। कंपनी का नाम ना लें, फिल्म में का बताएं कि उसमें थोड़ा बहुत फिल्म में आपको पता है फ्रोजन के ऊपर भी पाकिस्तान से यहाँ से बन के गए हैं उनके फ्रेम्स। अच्छा। और जो रेंडरिंग फैक्ट्रीज जिनको हम कहा जाता है वो मोस्टली इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद है। तो क्योंकि इंडिया पे बहुत काम कर रहा है, इंडिया में तो लेट्स फेस इट, हम ये बातें नहीं करते बट हमें फेस करना चाहिए ना। एट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया हमसे एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है massively, undoubtedly and massively, और वो मार्केट कैप्चर कर रहा है। बिल्कुल। आप देखें ना उनके यहाँ जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, किस में हो रही है? आईटी इंडस्ट्री में हुई है सबसे ज़्यादा। ये आप दुनिया में कहीं भी जाएं, यू विल फाइंड एन इंडियन सिटिंग इन द आईटी इंडस्ट्री, वेयर आर यू स्टैंडिंग? तो थोड़ा सा हमारे यहाँ एक तो हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा सा अब्रेस्ट होना पड़ेगा विद द एजुकेशनल सिस्टम। तो आपको पता है यहाँ पे इंटर के इम्तिहानात या मैट्रिक के इम्तिहानात पे किस तरीके से हो रहा होता है अनफॉर्चुनेटली। एंड अगेन उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है जब आप बाहर के लिए कहीं अप्लाई करते हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ में। दे आर एक्सपेक्ट यू टू गो थ्रू द ओ लेवल और कैम्ब्रिज सिस्टम एंड देन कम देयर।
हाँ, तो ये एक है हमारे ये यहाँ। वाले हमारे इश्यूज हैं जो डिस्कशन करने का मकसद भी है कि ये रिजॉल्व होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और ये जिस तरह इन्होंने एक्सपोर्ट की बात की, आपके पास भी यूजुअली इस तरह का भी काम आता होगा जिसका ताल्लुक मुल्क से बाहर से है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स आते हैं और यहाँ से होके भी जाते हैं। अब ये है कि थोड़ी चीज़ें आम होना शुरू हुई हैं कि लोगों को अभी हमारी साइड का पता लगना शुरू हुआ है। 6 और 7 मंथ्स आप समझ लें, वरना उससे पहले तो काफ़ी सारे काम है जो यहाँ से होके जाते हैं। मगर आईटी इंडस्ट्री के होते हैं, मैंने सुना है कि लोग रातों में जाग के और अमेरिका का और इधर का उधर का काम कर रहे होते हैं और फिर उनकी जॉब ही इस तरह से और उनको अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। जी, तो आईटी इंडस्ट्री के लिए हमारा प्रोफेशनल बहुत, लेकिन बात वही है कि लिंकेजेस हैं, कुछ लोगों के लिंक हैं वो निकल आते हैं। हर कोई उस तरह नहीं कर सकता। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ आपको ज़रूरत है जी बिल्कुल कि इस तरह की प्रोडक्ट बनाई जाए। इश्यूज और कहाँ हैं, चैलेंजेस और कहाँ हैं? सबसे मेन चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये है कि हमारे यहाँ स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट्स इस तरह के मौजूद नहीं है। मतलब इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। काम निकलता है, होता है, बट एक तो ये प्रॉब्लम है कि इस तरह की मूवीज़ बहुत कम बनती हैं, एनिमेटेड मूवीज़ कम बनती हैं, पोस्ट से रिलेटेड या विजुअल इफेक्ट्स से रिलेटेड मूवीज़ बहुत कम बनती हैं। इस तरह कोई यहाँ भी बहुत कम स्टार्ट हुआ है। सेकंड, बजट जो सबसे बड़ा मसला है। अगर बजट के तो इस टॉपिक के शुरुआत से ही बात हो रही है। जी, एक चीज़ स्टार्ट हो भी जाए इस तरह की क्वालिटी अगर यहाँ पे, क्योंकि लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी दे सकते हैं और देते भी हैं, बट यहाँ पे वो बजट नहीं मिलता जो है बाहर दे देंगे लेकिन यहाँ पे नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अपने जैसे इंडिया है या वहाँ पे जो लोग प्रोडक्शन हाउसेस में काम करते हैं तो वहाँ पे बजट देते हैं, वहाँ पे एक बजट ओपन होता है, इस मार्केट के लिए एक अलग से एक बजट निकलता है, उस पर काम हो रहा होता है। प्रोफेशनल इंडस्ट्री में काम अच्छे तरीके से हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे उस चीज़ को जो है ना सबसे एंड में देखा जाता है जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, प्रोडक्शन, एनिमेशन, मतलब सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद एनिमेशन वाली साइड पर आते हैं कि हाँ भाई अब क्या है यार, अब तो सब अच्छा, एक ही चीज़ है एनिमेशन, लेकिन यहाँ देखें तो नज़र डिफरेंट है, वहाँ देखें तो नज़र डिफरेंट है। क्वालिटी का फ़र्क है ना, प्रोडक्शन का फ़र्क आ जाता है। अगेन बजट की जैसे ये बात कर रहे हैं, बजट्स का फ़र्क आ जाता है। इट्स नॉट चीप, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें एक फिल्म में आप 3 फिल्में भी निकाल सकते हैं कमर्शियल अगर आप चाहें। एक और पॉइंट नुसरत मैं यहाँ पे हाईलाइट ज़रूर करूँगी, लास्ट पॉइंट है जी, अबाउट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज अ होल। हमारे यहाँ सिर्फ बजट्स और HR का इशू नहीं है। एक मेजर इशू जो आता है ना, वो आता है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो। द इक्वेशन दैट दे हैव हियर, इट्स वेरी अनफेयर। I'll say it very openly, it's very unfair। जो एक प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा होता है, मेजर पार्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटर लेके चला जाता है, और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स इतने प्रोड्यूस हो जाते हैं इंडस्ट्री में, एक खिंचाव, एक तनाव इतना रहता है कि आपका प्रोडक्ट सफ़र करता है। प्रोडक्ट सफ़र करता है। आई थिंक ये चीज़ें अगर हम लर्न कर लें और इसके लिए अपनी राहें थोड़ी सी हमवार करें ताकि लोगों को मौका मिले, काम होता रहे, रोज़गार चलता रहे, नई नई चीज़ें हम क्रिएट करते रहें, तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सना, थैंक यू सो मच हैदर, आपका यहाँ तशरीफ़ लाने का और ये तमाम डिस्कशन मेरे ख्याल में अभी भी ये वक्त से पहले ही लगती है मुझे, क्योंकि लोगों का बहुत ख़ास इस पर सोच वो होती नहीं है, और जिस तरह आपने कहा कि किसी को बताएं कि हम ये करते हैं तो अभी भी उनको समझने में दुश्वारी आती है, मगर यही चीज़ें हैं और दुनिया इसमें काफ़ी हमसे आगे जा रही है। तो ये दिस इज़ हाई टाइम कि जो चीज़ें अब तक हमने नहीं सीखी हैं या हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, हम उसको सीखना शुरू करें, उसके बारे में जानना शुरू करें। विद दैट अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।